हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस। तो आज फिर मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूं इम्यून सिस्टम का, और वो टॉपिक है वैक्सीन यानी कि इम्यूनाइजेशन। आखिर ये वैक्सीन होता क्या है, जिसे हम हिंदी में टीका कहते हैं, और इम्यूनाइजेशन क्या होता है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जन्म के साथ ही हर बच्चे को इस प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, तो मन में ये सवाल आता है कि आखिर ऐसा क्या होता है कि हर बच्चे को जन्म के साथ ही टीका से गुजरना पड़ता है, यानी वैक्सीन लेना पड़ता है उसे। आज इसके बारे में हम पूरी डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज का टॉपिक है इम्यूनाइजेशन। तो सबसे पहले हम इम्यूनाइजेशन शब्द को समझेंगे। इम्यूनाइजेशन मैंने आपको जैसा कि बताया था इम्यून सिस्टम के शब्द से बना है, और इम्यून के बारे में हमने बहुत सारी बातें जानकारी प्राप्त कर ली है। इम्यून का अर्थ होता है मुक्ति पाना, यानी कि हमारा शरीर जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे शरीर में आता है तो हमारा जो प्रतिरोधक क्षमता है वो क्या करती है, उस कीटाणु से मुक्ति दिलाने के लिए कार्य करना शुरू कर देती है। तो ये कब होता है, जब कोई फॉरेन पार्टिकल, माइक्रोब्स या वायरस आपके शरीर में जब प्रवेश करेगा, तब जाके आपकी बॉडी यानी इम्यून सिस्टम उसके प्रति एक्शन लेना शुरू करेगा। अब आप खुद सोचिए, यदि आपके देश में, अगर हम सेना की बात करें, जो हमारे बीएसएफ है, जो हमारी आर्मी है, जो बॉर्डर पे हमारे देश की रक्षा कर रही है, एज्यूम करिए यदि फॉरेनर, उग्रवादी या दुश्मन हमारे देश में घुस जाए, उसके बाद हमारी सेना एक्टिव हो और उसके अगेंस्ट फाइट करना शुरू करे, तो वहां दोनों चांसेस है। पहले चांस ये है कि हमारे लोग भी मरेंगे, दूसरे चांस ये है कि बाहर के जो विदेशी अंदर प्रवेश कर रहे हैं, जो दुश्मन है, वो भी मारा जाएगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हमारा नुकसान हो रहा है। तो हमारा नुकसान क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने अपने सेना को ट्रेन नहीं किया, उसको डायरेक्ट एक्सपोज कर दिया दुश्मन से। अगर दुश्मन से डायरेक्ट आप एक्सपोज हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है सडनली आप एक्शन नहीं ले पाएंगे अच्छे से, और सडनली एक्शन नहीं ले पाएंगे तो वहां पे आपको लॉस भी हो सकता है। हमारी बॉडी के साथ भी ये है, यदि हमारे शरीर में कीटाणु आता है, उसके खिलाफ फिर इम्यून सिस्टम एक्टिव होती है, तो वहां पे भी प्लस माइनस चांसेस दोनों बनते हैं। हो सकता है कि हमारे इम्यून सिस्टम को कुछ लॉस हो या हमारी बॉडी को कुछ लॉस हो, क्योंकि वायरस या माइक्रोब्स जो बाहर से बॉडी में प्रवेश किया वो काफी शक्तिशाली है और हमारे इम्यून सिस्टम को उससे डिफेंड करने में टाइम लग रहा है, या हो सकता है हमारी इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ एक्शन ना ले पाए, उसकी टेंडेंसी से बाहर हो, कैपेसिटी से बाहर हो, ये भी हो सकता है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम क्या करें, दुश्मन के अटैक से पहले ही दुश्मन के बारे में स्टडी करा दें, दुश्मन से कैसे निपटना है इसकी ट्रेनिंग करा दें। इसी को कहते हैं इम्यूनाइजेशन। हम यहां पे क्या करने वाले हैं, हम अपनी बॉडी को माइक्रोब से या फॉरेन पार्टिकल से ट्रीट करेंगे, और ट्रीट करके हमारी इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे कि भाई साहब ये बातें आप लर्न कर लीजिए, क्योंकि अगर ये बाद में भविष्य में ये कीटाणु फिर से आता है बॉडी में, तो आपको इसके प्रति ऐसे एक्शन लेना है, ऐसे इसे डिफेंड करना है। लेकिन क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। अगर हम जानबूझ के अपने बॉडी में माइक्रोब्स या फॉरेन पार्टिकल्स को लेते हैं तो हम तो इन्फेक्टेड हो गए। तो ऐसा क्या करें कि हम फॉरेन पार्टिकल को भी लें, हमारी इम्यून सिस्टम एक्टिवेट भी हो जाए, ट्रेंड हो जाए फ्यूचर अटैक से डील करने के लिए, और जो अभी वर्तमान में हमने एंटीजन और माइक्रोब्स लिया वो हमें प्रेजेंट टाइम में नुकसान भी ना करे। यानी हमारे देश की, अगर देश की बात करें तो हमारे फौजियों की, हमारी सेना, सोल्जर्स को ऐसे ट्रेन करना होगा कि वो समझ सके दुश्मन कैसा होता है, उसके खिलाफ एक्शन कैसे लेना है यदि वार होती है, यदि मुठभेड़ होता है। यानी कि फाइटिंग से पहले, वार से पहले ही हम अपनी सेना को ट्रेन करते हैं, और ये हर देश में होता है। हर देश में सोल्जर्स को वार से पहले, मुठभेड़ से पहले हम उसको ट्रेन करते हैं
कई तरीके से उसे ट्रेन करते हैं और दुश्मनों की जानकारी देते हैं कि इस तरह का दुश्मन है तो ऐसे एक्शन लेना है, इस तरह से दुश्मन अटैक करता है तो ऐसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। ये सारी चीजें हमारी डिफेंस सिस्टम, कंट्री की डिफेंस सिस्टम हमारे सोल्जर्स को ट्रेंड करती है, बताती है, समझाती है। वैसे ही हमारे बॉडी में भी हम चाहते हैं ऐसा हो जाए। इससे फायदा ये होगा कि हमारी अगर इम्यून सेल्स पहले से ट्रेंड होगी, हमारी इम्यून सिस्टम पहले से एक्टिवेटेड होगी, तो जो फॉरेन पार्टिकल अगर हमारे बॉडी में आता है तो वो हमारा ना के बराबर नुकसान कर पाएगा। हमारी बॉडी पहले से रेडी है उससे डील करने के लिए। तो ये फायदा है इम्यूनाइजेशन का। एक बच्चे का जब जन्म होता है तो उसकी इम्यून सिस्टम को किसी चीज की जानकारी नहीं होती, क्योंकि उसने फॉरेन पार्टिकल से कभी मीट ही नहीं किया, इनकाउंटर ही नहीं हुआ। अब और दूसरी बात, बच्चे का जन्म होता है तो इम्यून सिस्टम भी वीक होता है, अभी अंडर डेवलपिंग प्रोसेस होता है। तो हम ये सोचते हैं कि यदि हमारा बेबी मदर के बॉडी से बाहर आ जाता है तो फॉरेन पार्टिकल्स तो जबरदस्त अटैक करेंगे उसके ऊपर। तो हमारी ये सोच रही कि क्यों ना हम बेबी जब जन्म ले रहा है तो उसी दिन से हम उसको वैक्सीनेट करें, उसको ट्रेंड करें, उसके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करें कि यदि वातावरण से एक्सीडेंटली कोई फॉरेन पार्टिकल्स उस बेबी के बॉडी में आ जाए तो उस बेबी का इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ फाइट कर सके। यही मुद्दा है टीकाकरण का, जन्म के साथ ही जो हम बच्चों को देते हैं। टीका बहुत सारे वैरायटी के आ चुके हैं मार्केट में, आप सब जानते हैं, घर घर की बातें हैं। हर बच्चे को जन्म से ही इस दौर से गुजरना पड़ता है। तो आज हम लोग का भी यही टॉपिक है। हम जानेंगे, समझेंगे कैसे टीका बनता है और कैसे वो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, और फिर हमारी इम्यून सिस्टम ट्रेंड होने के बाद यदि वास्तव में कोई फॉरेन पार्टिकल आता है तो उसे डील करेगी। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक्स इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में मैंने साफ साफ लिखा है, क्या लिखा है? फोर्टिफिकेशन ऑफ इम्यून सिस्टम अगेंस्ट इम्यूनोजेन। यानी कोई भी एंटीजन अगर आपकी बॉडी में आता है और आपकी एंटी डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है तो उसे हम इम्यूनोजेन कहते हैं। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं? हम अपने डिफेंस सिस्टम की ताकत को बढ़ा रहे हैं, उसकी कैपेसिटी को डेवलप करा रहे हैं, ताकि इम्यून सिस्टम इम्यूनोजेन के खिलाफ वो बेहतर ढंग से एक्शन ले सके यदि भविष्य में इनकाउंटर हुआ तो। दूसरी बात, ये एडेप्टिव इम्यून सिस्टम का पार्ट है, याद रखिएगा। शुरू में मैंने आपको बताया था इनेट इम्यूनिटी और एडेप्टिव इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी हमें जन्मजात क्षमता मिलती है अन्य प्रकार के विभिन्न प्रकार के कीटाणुओं से बचने के लिए, और एडेप्टिव इम्यूनिटी में बच्चे के जन्म के बाद उसका शरीर खुद लर्न करता है, सीखता है कि कोई स्पेशल कीटाणु के खिलाफ कैसे एक्शन लेना है और बॉडी को कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो यहां पे हमारा ये जो हो रहा है वैक्सीनेशन की प्रोसेस, इम्यूनाइजेशन की प्रोसेस, ये टोटली एडेप्टिव इम्यूनिटी के अंडर में आएगा, क्योंकि हम उसे एंटीजन दे के उसको ट्रेंड करने जा रहे हैं और उसकी बॉडी एडेप्ट करेगी, अपने अंदर कैपेसिटी डेवलप करेगी कि उस एंटीजन से कैसे डील करे। सो टी सेल, बी सेल, ये सब की संख्या बढ़ने लगती है, यानी टी सेल मेमोरी सेल, बी मेमोरी सेल्स, ये सब बढ़ती हैं और एंटीबॉडी के प्रोटेक्शन बढ़ जाते हैं। प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट डेडली डिजीज। इस तरह से करने से बहुत फायदा होता है। क्या फायदा होता है? कुछ ऐसे रोग थे पहले जो क्या करते थे, यदि किसी को हो जाए तो उसकी मृत्यु का कारण बनते थे, लेकिन अब हम क्या करते हैं, उस कीटाणु, जिस कीटाणु के चलते वो रोग होता था और उसकी मृत्यु हो जाती थी पेशेंट की, उस कीटाणु के प्रति हमने इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर लिया है, डेवलप कर लिया है वैक्सीन के माध्यम से। अब वह कीटाणु हमें नहीं मार सकता, क्योंकि हमारी इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ पहले से रेडी हो चुकी है, एक्टिवेट हो चुकी है आफ्टर इम्यूनाइजेशन, और अगर यदि कीटाणु आता है तो उसको आसानी से डील कर लेती है। तो बहुत सारे डेडली डिजीज से हमारी प्रोटेक्शन हो पाई है वैक्सीनेशन के माध्यम से। डेवलप्स चिल्ड्रंस इम्यून सिस्टम, मैंने अभी जस्ट जिक्र किया था इसके बारे में कि हमारे बच्चों का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है अभी, लेकिन हम वैक्सीनेशन करके उसको डेवलप कराने में मदद करते हैं। तो ये कहानी थी, आपके इंट्रोडक्शन की बात थी इम्यून सिस्टम की। अब जरा बात करते हैं टाइप्स ऑफ इम्यून सिस्टम। तो टाइप्स ऑफ इम्यूनाइजेशन की बात करते हैं। सॉरी, इम्यूनाइजेशन में तो इम्यूनाइजेशन आपकी दो तरह की है, एक एक्टिव इम्यूनाइजेशन या इसको इम्यूनिटी भी कह सकते हैं, और एक है पैसिव इम्यूनाइजेशन यानी इम्यूनिटी।
अब सवाल है यहाँ एक्टिव और पैसिव से क्या मतलब है। तो देखिए, यदि आपके शरीर में कोई कीटाणु आता है और आपकी इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ एक्शन लेती है और आपकी प्रोटेक्शन करती है, तो इस परिस्थिति में आपके बॉडी का एक्टिविटी होता है, आपकी बॉडी एनर्जी कंज्यूम करती है, आपकी बॉडी बहुत सारी चीजें काम करने लगती है उस कीटाणु से आपकी रक्षा करने के लिए। तो इस तरह की घटना जहां पे एनर्जी का कंजम्पशन हो रहा है एंटीजन से प्रोटेक्ट करने के लिए, इसको हम एक्टिव इम्यूनाइजेशन कहेंगे। और एक दूसरा फंडा है पैसिव इम्यूनाइजेशन। यहां पे क्या हो रहा है, आपके पेशेंट की बॉडी का इम्यून सिस्टम कुछ भी नहीं करने वाला है और आप उस पेशेंट को बचा लेंगे बाहर से कुछ एंटीबॉडीज या एंटीजन के खिलाफ का जो दवा बना है वो देकर। बहुत एक छोटा सा उदाहरण हम देखते हैं इसका। फॉर एग्जाम्पल कि यदि आपको सर्दी हो जाए और मान लीजिए दो बच्चे हैं, राम और श्याम को सर्दी हो गई, यानी कि वो लोग रियो वायरस से इंफेक्टेड हो गए, कॉमन कोल्ड वायरस से इंफेक्टेड हो गए। अब आपका क्या हुआ कि राम को तुरंत क्या किया गया, मेडिसिन दिया गया, एंटीबायोटिक मेडिसिन या एंटीवायरल मेडिसिन दिया गया और राम जो है ठीक हो गया तुरंत, जबकि श्याम को 3 से 4 दिन लगे ठीक होने में और उसको कोई ड्रग्स नहीं दिया गया था, मेडिसिन नहीं दिया गया था। यहां पे क्या हुआ, यहां पे राम को जो ड्रग्स आपने दिया, जो उसको मेडिसिन दिया, उस मेडिसिन ने राम के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट होने से रोक दिया। कैसे? क्योंकि उस मेडिसिन ने डायरेक्ट उस कीटाणु पे अटैक किया और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। जब आप ड्रग्स और मेडिसिन के माध्यम से आप कीटाणु को मार देंगे तो आपकी इम्यून सिस्टम क्या करेगी, वो उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले पाएगी। उसका काम ही क्या है, उसका काम था कि कीटाणु से मिले और उससे फाइट करके आपकी प्रोटेक्शन करे। आपने तो फाइट करने दिया नहीं, क्योंकि आपने तो बाहर से उसे मेडिसिन देके, ड्रग्स देके उस कीटाणु को मरवा दिया। तो ऐसे में आपका इम्यून सिस्टम तो जहां पड़ा है वैसे ही है। ठीक, अगर हम श्याम की बात करें तो श्याम को इस सर्दी से छुटकारा पाने में कम से कम 3 दिन लग गए थे और श्याम ठीक हो गया। तो वहां पे श्याम को आपने कोई ड्रग्स नहीं दिया, तो श्याम की इम्यून सिस्टम ने खुद वर्क किया, वहां पे वो एक्टिवेट हुई और धीरे धीरे उस माइक्रोब्स को किल करके श्याम की प्रोटेक्शन की। तो यहां पे आपके श्याम का कंजम्पशन हुआ, 3 दिन टाइम तो लगा, लेकिन उसकी बॉडी एक्टिवेट हो गई, उसकी इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गई, बहुत सारी चीजें उसके फेवर में हो गई, मेमोरी सेल्स बन गए। अब श्याम को जल्दी सर्दी नहीं होगा, लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी वो इम्यून सिस्टम, क्योंकि उसकी अपनी इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो चुकी है। जबकि राम वो रिस्क पे है, 3 दिन 4थे दिन फिर से उसे सर्दी हो सकती है, क्योंकि दवा जिस दिन बंद करेगा उस दिन फिर से कीटाणु का इन्फेक्शन होगा और वो फिर से ग्रसित हो जाएगा, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम तो एक्टिवेट ही नहीं हुआ है। तो यहां पे राम के बॉडी ने कुछ वर्क नहीं किया, बिना मेहनत बिना खर्चा किए अपनी प्रोटेक्शन कर ली एंटीबॉडी के माध्यम से या ड्रग्स के माध्यम से, इसलिए इसे हम पैसिव इम्यूनाइजेशन कहेंगे और यहां पे हम एक्टिव इम्यूनाइजेशन कहेंगे। ठीक है, और इस तरह की घटनाएं हम लाइव बॉडी में भी देख सकते हैं, जैसे कि मां और बच्चे के रिलेशन में देखा जाए, बच्चा जो है जब तक अपने मां के यूटेरस में कल्चर होता है उस दौरान मदर क्या करती है, कीटाणुओं के खिलाफ एंटीबॉडी बना के प्लासेंटा के थ्रू ट्रांसफर करती है। जैसे आईजीजी के बारे में मैंने बताया था कि वो आसानी से प्लासेंटा को क्रॉस करते हुए बेबी को प्रोटेक्ट करने के लिए पहुंच जाता है। तो वहां पे बेबी का बॉडी का इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं है, अंडर प्रोसेस है, तो वो क्या करता है, मदर से एंटीबॉडी रिसीव करके अपनी प्रोटेक्शन कर लेता है। तो यहाँ पे बेबी के बॉडी ने कोई वर्क नहीं किया, उसका कोई एनर्जी कंजम्पशन नहीं हुआ, उसको डायरेक्ट प्रोटेक्शन मिला है। तो ये पैसिव इम्यूनिटी हो गई। ठीक इसी तरह से बच्चे का जब जन्म होता है तो मां का स्तनपान करता है, तो मां के दूध में भी आईजीए एंटीबॉडी आती है और बच्चे को प्रोटेक्ट करती है। तो ये भी एक एग्जांपल है पैसिव इम्यूनिटी का। लेकिन जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है और फिर इन्फेक्शन होता है, फिर उसकी बॉडी खुद ही उसके प्रति डील करती है, उसको किल करती है कीटाणु को, उसको प्रोटेक्ट करती है, तो वहां से एक्टिव इम्यूनिटी का फंडा स्टार्ट हो जाता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं, छोटी छोटी बातें जो आपको मैं बता दूं। एक्टिव इम्यूनिटी में एनर्जी का कंजम्पशन होगा, जबकि पैसिव इम्यूनिटी में कोई एनर्जी का कंजम्पशन नहीं होता है।
बॉडी जो है एक्टिव इम्यूनिटी में इम्यूनाइज हो जाती है, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है, जबकि इस केस में बॉडी बिल्कुल भी इम्यूनाइज नहीं होती। क्योर स्लोली, ये आपको रोगों से मुक्ति दिलाएगा एक्टिव इम्यूनिटी, लेकिन उसमें टाइम लग सकता है, धीरे धीरे, जबकि ये बहुत तेज फास्ट काम करेगा। मेमोरी सेल्स यहां डेवलप हो जाती है, जबकि पैसिव इम्यूनिटी में कोई मेमोरी सेल्स का डेवलपमेंट नहीं हो पाता। प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी, आपकी एक्टिव इम्यूनिटी आपको काफी लंबे समय तक की प्रोटेक्शन देता है, जबकि ये थोड़ी देर के लिए देता है। और इम्यून सिस्टम यहां एक्टिवेट हो रहा है, जबकि यहां पे इम्यून सिस्टम अभी भी इनएक्टिवेट फॉर्म में रहेगा। तो ये तो कहानी थी, बातें थी, इंट्रोडक्शन, और मैंने जो बताया टाइप्स ऑफ इम्यूनाइजेशन। अब जरा हमारा मैटर है, मेन टॉपिक, व्हाट इज वैक्सीन, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड। वैक्सीन क्या है, कैसे इसे बनाया जाएगा और कैसे पेशेंट की बॉडी में ट्रांसफर किया जाएगा, ये अब मेन टॉपिक है। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वैक्सीन। टाइप ऑफ वैक्सीन जब पढ़ेंगे तो उसी माध्यम से हम समझ जाएंगे वैक्सीन होता क्या है, ठीक है। तो अब देखिए टाइप ऑफ वैक्सीन जो है 7 टाइप्स के हम देख सकते हैं। लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, सब यूनिट वैक्सीन, टॉक्सॉइड वैक्सीन, कंजुगेट वैक्सीन, डीएनए वैक्सीन, एंड देन फाइनली रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन। अब एक एक करके हम पूरी डिटेल समझेंगे। अब यहां पे क्या है, लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन क्या होता है। देखिए मैंने यहां पे बनाया भी है वायरस और बैक्टीरिया, माइक्रोब से, और इसमें से वैक्सीन हम बनाएंगे, और वैक्सीन क्या करेंगे, हम पेशेंट की बॉडी में डालेंगे, यानी कि इंडिविजुअल की बॉडी में डालेंगे और उसको इम्यूनाइज करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे हमारा मुद्दा है एक एक टॉपिक को डील करना। सबसे पहले हम समझते हैं लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन क्या होती है। देखिए लाइव से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो भी माइक्रोब्स होगा उसको हम जिंदा यूज करने वाले हैं। लेकिन एक चीज है एटीन्यूएटेड। एटीन्यूएटेड का अर्थ होता है कि उसकी जो वायरुलेंट प्रॉपर्टी है, अगर वह लाइव माइक्रोब्स हमारी बॉडी में आता है तो हमें नुकसान कर सकता है। ये जो नुकसान करने की उसकी जो क्षमता होती है उसे हम डिस्ट्रॉय करेंगे। अब आप खुद सोचिए, फॉर एग्जाम्पल कंट्री की ही बात करते हैं हम लोग। मान लीजिए कि आपके सोल्जर्स हैं और आप उनको ट्रेन कर रहे हैं कि कैसे दुश्मन से लड़ना है। एक आपने दुश्मन का पुतला बना दिया और एक आपने खुद दुश्मन को खड़ा कर दिया। पुतला डेड है और दुश्मन जो खड़ा है वो लाइव है। ओके, आप सोचिए किसके साथ आपकी सेना ट्रेनिंग करेगी तो बेहतर ट्रेनिंग प्राप्त करेगी, जिंदा दुश्मन के साथ या पुतले के साथ। जाहिर सी बात है, आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां पे पुतले के साथ यदि हमारे सोल्जर्स फाइटिंग करते हैं तो उसको सीखने को बहुत कम मिलेगा, क्योंकि पुतला उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेगा, लेकिन वो अपने हिसाब से डील करेगा। और यहां पे जो लाइव है ये दो हाथ यानी कि बराबरी का सौदा होगा। यहां पे एक बॉक्सिंग ये मारेगा तो एक बॉक्सिंग ये भी मारेगा, यानी कि दोनों के बीच घमासान लड़ाई होगी और उसमें दिमाग का यूज होगा सोल्जर्स का कि कैसे मैं इसको डिस्ट्रॉय करूं, कैसे इस दुश्मन को नष्ट करूं। तो ऐसे में वो क्या करता है, ट्रेंड होता है, वो अपने आप को एक्सपीरियंस्ड बनाता है और कौन सा वार करेगा तो वो डैमेज हो जाएगा इसकी जानकारी प्राप्त कर लेता है। लेकिन सवाल ये है कि आपके सोल्जर के पास बंदूक है और अगर आपने दुश्मन को भी बंदूक दे रखा है या उसको हथियार दे रखा है तो चांस है कि आप मर जाए, क्योंकि वहां तो 50-50% चांस है। तो यहां पे जो लाइव दुश्मन है हमारा लाइव, उसको हम वीक करेंगे। कैसे वीक करेंगे, उसे हम बंदूक नहीं देंगे, उसे हम हथियार ही नहीं देंगे और बस बॉडी लेके जाओ लड़ो, ये दिमाग लगाएंगे हम। तो यहां पे भी हम क्या करने वाले हैं, यहां पे भी हम अपने माइक्रोब्स और वायरस के जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं, जो होस्ट सेल में जाके वायरस और माइक्रोब्स को हेल्प करते हैं रेप्लिकेशन में, उसकी संख्या बढ़ाने में, उस प्रोटीन को बनाने वाले जीन को डिस्ट्रॉय करेंगे या उस प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करेंगे, ताकि वो माइक्रोब्स यदि हम किसी इंडिविजुअल की बॉडी में डालते भी हैं तो वो जिंदा तो है, लेकिन उनके पास वो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स नहीं है, वो जीन्स नहीं है जिनकी मदद से वो इंडिविजुअल की बॉडी में जाके अपनी रेप्लिकेशन करता है, उससे संख्या बढ़ाता है और डैमेज करता है सबको।
ये काम हम उसका रोक देंगे। तो ये सबसे बेहतरीन तरीका होगा आपके सोल्जर्स को ट्रेन करने के लिए, यानी इम्यून सेल्स को ट्रेन करने के लिए। वही चीज लिखा है यहां पे, हम क्या करेंगे, लाइव आपका जो लाइव माइक्रोब्स होगा उसको वीक करेंगे। ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है इम्यूनाइज करने का। हाँ, ये भी हो सकता है, एक बात और है साहब, कि अगर हमने उसे वीक कर दिया और हथियार नहीं दिया, फॉर एग्जांपल उसके जीन को इनएक्टिवेट कर दिया, उस जीन को जिससे कि इंपॉर्टेंट प्रोटीन बना लेता था और अपनी रेप्लिकेशन करता था। एक रिस्क और है कि यदि आपने उस माइक्रोब्स को इंडिविजुअल की बॉडी में सेंड किया है एज ए वैक्सीन, तो हो सकता है कि जब बाहर था तो वह वीक हो गया था, नॉन वायरुलेंट हो गया था, उसकी जीन इनएक्टिव थी आपके ट्रीटमेंट के कारण, और जब वह आपके बॉडी में डाला गया तो वह फिर से जीन एक्टिवेट कर ले। और जीन यदि एक्टिवेट कर लिया तो फिर वो प्रोटीन्स भी बनाएगा, और प्रोटीन्स बना के अपनी रेप्लिकेशन करेगा और फिर इंडिविजुअल की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो एक रिस्क फैक्टर यहां पे है कि वो वायरुलेंट हो सकता है। नीड रेफ्रिजरेशन। दूसरी बात, इस तरह के वैक्सीन को लाइव माइक्रोब्स जिसे आप एटेन्यूएट करके एज ए वैक्सीन यूज करना चाहते हैं, उसे आपको रेफ्रिजरेटेड कंडीशन में रखना होगा और ट्रांसपोर्ट करना होगा, जो थोड़ा सा टफ काम है। तीसरा, लिमिटेड जीन्स। इसका फायदा लाइव एटेन्यूएटेड माइक्रोब्स को, जैसे खास तौर पे वायरस हम यूज करते हैं, वायरस के खिलाफ हम वायरस को यहां पे हम क्या करते हैं, एटेन्यूएट करके उसके जीन को इनएक्टिवेट करके हम यूज करते हैं एंटीबॉडी को डेवलप कराने के लिए या इम्यूनाइज करने के लिए बॉडी को। तो यहां पे वायरस के पास लिमिटेड जीन्स होती हैं, तो वो बड़ी आसानी से क्या हो जाते हैं, इनएक्टिवेट हो जाते हैं, नॉन वायरुलेंट हो जाते हैं जब हम उसको ट्रीट करते हैं, और फिर एज ए वैक्सीन उसको हम यूज कर सकते हैं। बैक्टीरिया के केस में थोड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि उसके पास बहुत सारे जीन्स हैं और हमें कोई आइडिया नहीं है कि कौन कौन से जीन उसके लिए वाइटल एक्टिविटी परफॉर्म कराते हैं। और वायरस के केस में हमारा छोटा होता है, कम जीन्स होते हैं, तो आसानी से हर जीन की एक्टिविटी और फंक्शन का पता लगा सकते हैं और वाइटल जीन्स को उसके इनएक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे हमने ये काम कर लिया है किसके केस में, हमने मीजल्स, मम्प्स और चिकन पॉक्स के केस में ये वैक्सीन बना लिए हैं। यानी कि मीजल्स, मम्प्स और चिकन पॉक्स जिस वायरस के थ्रू होता है, उस वायरस को हमने एज ए लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन की तरह यूज किया और अपने पेशेंट्स और अपने इंडिविजुअल और बच्चों को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उस बीमारी से बचा भी रहे हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। तो पहला आपका उम्मीद है क्लियर हो गया होगा आपको। दूसरा, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। यहां पे हम क्या करने वाले हैं, यहां पे हम पुतला बनाने वाले, एक तरफ से समझ लीजिए। हम माइक्रोब्स लेंगे और उसको इस तरह से ट्रीट कर देंगे कि उसमें कोई एक्टिविटी नहीं होगी, यानी पुतला की तरह, जो मैंने एग्जांपल बताया था कि सोल्जर्स को पुतला से लड़ने दिया जाए, ट्रेनिंग लेने दिया जाए। तो यहां पे हम इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का यूज करने वाले हैं। यहां पे माइक्रोब्स को हम ट्रीट करेंगे केमिकल के थ्रू, हीट के थ्रू या रेडिएशन के थ्रू, और उसको टोटली इनएक्टिवेट कर लेंगे। तो ये जो वैक्सीन है ये काफी फायदेमंद होगा क्योंकि इसमें जान नहीं है, वो एक्टिवेट नहीं है, तो वो हमेशा सेफ रहेगा। इंडिविजुअल के बॉडी में जाने के बाद कभी एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, इंडिविजुअल सुरक्षित रहेगा और स्टेबल भी है। दूसरी बात, उसको आपको क्या करते हैं, रेफ्रिजरेशन करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो तो आपका इनएक्टिवेट हो चुका है, आसानी से स्टोर कर सकते हैं और उसकी ट्रांसपोर्टेशन भी आप कर सकते हैं। तो दो चीज उम्मीद है आपको समझ में आई, एक जिंदा माइक्रोब और एक पुतले की तरह माइक्रोब्स यूज करेंगे। ओके, अब आते हैं सब यूनिट वैक्सीन। देखिए, मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि जो माइक्रोब्स होते हैं उनके सरफेस में कुछ एंटीजेंस होते हैं। एंटीजेंस क्या होते हैं, यानी इपिटॉप आपने सुना होगा, जैसे ये बैक्टीरिया है तो इसके सरफेस पे मान लीजिए कि ये इपिटॉप हो जाए। एक मिनट, थोड़ा सा ये चलना बंद हो गया है, ये मान लीजिए कि इपिटॉप हो गया। तो बैक्टीरिया है या माइक्रोब्स है, उसके सरफेस पे इपिटॉप हो सकता है। और हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो इसी इपिटॉप के खिलाफ क्या करती है, एंटीबॉडीज बनाती है। याद होगा आपको, ये इपिटॉप है और ये क्या है, पैराटाइप। तो इपिटॉप और पैराटाइप, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, यानी आपकी इम्यून सेल्स इपिटॉप को रिकॉग्नाइज करती है और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज डेवलप करती है।
तो हमने सोचा यार क्यों हम पूरा माइक्रोब्स को ही यूज करें, क्यों ना बस उस इपिटॉप को यूज किया जाए। तो यहां पे हम क्या करते हैं, माइक्रोब्स हो या वायरस हो या बैक्टीरिया, उसके उस एंटीजेनिक पार्ट को हम काट के निकाल लेते हैं और उसको एज ए वैक्सीन यूज करते हैं। अब वो जो पार्ट निकाल लेंगे तो वो अब आपकी बॉडी में डालने पे आपके बॉडी को नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि वो होल माइक्रोब्स नहीं है, वो एक उसका पार्ट है। वो बॉडी में जाएगा, आपकी इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ एक्शन लेगी, एक्टिवेट हो जाएगी और वो पार्ट डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा इम्यून सेल्स के द्वारा। वो कभी आपको नुकसान नहीं करेगा। तो ये भी काफी अच्छा है। लेकिन कहां एक इपिटॉप और कहां एक पूरी बॉडी को एज ए ट्रेंड कराना, थोड़ा सा आप समझ सकते हैं डिफरेंस है। मान लीजिए एक सोल्जर है और दुश्मन, जिंदा दुश्मन उसके सामने लगा दिया जाए और वो फाइटिंग कर रहा है और ट्रेनिंग कर रहा है, वहां पे हमारे सोल्जर्स को ज्यादा ट्रेंड मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा, ना कि दुश्मन का एक हथियार दे दे कि देखो दुश्मन ये हथियार यूज करता है। तब हथियार के खिलाफ तो आपका सोल्जर समझ लेगा कि कैसे एक्शन लेना है, लेकिन दुश्मन को तो उसने समझा ही नहीं। तो यहां पे थोड़ी सी यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट्स हैं सब यूनिट वैक्सीन के खिलाफ, लेकिन फिर भी सेफ है, सुरक्षित है, क्योंकि वो इंडिविजुअल में डालेंगे तो वो कभी नुकसान नहीं करेगा और कुछ हद तक तो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर ही देगा वो। तो ये था आपका सब यूनिट वैक्सीन। जैसे मैंने बताया ओनली एंटीजन यानी इपिटॉप्स, ये बहुत कम आपके बॉडी में नुकसान ना के बराबर करता है। इसे आप लैब में भी कल्चर, जैसे कि माइक्रोब्स है ना, और जिसका इपिटॉप आप निकालना चाहते हैं तो उस माइक्रोब्स को लैब में कल्चर करिए, उसके इपिटॉप को केमिकल ट्रीटमेंट के माध्यम से क्या करिए, काट के निकाल लीजिए और एज ए वैक्सीन उसको यूज करिए। ये हो सकता है। दूसरा एक और ऑप्शन है, आप पता लगाइए कि वो माइक्रोब्स का जो इपिटॉप है उसमें जो प्रोटीन है वो किस जीन के द्वारा कोड किया गया है, और उस जीन को आइसोलेट करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाइए और किसी माइक्रोब्स में डाल के उसको कल्चर करिए, और जब वो प्रोडक्ट बन के निकलेगा माइक्रोब्स में से तो फिर उस प्रोडक्ट को एज ए वैक्सीन आप यूज करिए। तो दो टेक्निक है, एक प्रोडक्शन, एंटीजन प्रोडक्शन बाय रिकॉम्बिनेशन, और दूसरा मैंने बताया कल्चर इन लैब एंड ब्रेक बाय केमिकल। खैर, हमने हेपेटाइटिस के जीन को आइसोलेट किया है, उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना के ईस्ट में कल्चर किया, और ईस्ट से जो प्रोडक्ट निकलता है उस एंटीजन को हम एज ए वैक्सीन यूज करते हैं। तो ये कहानी थी आपकी तीसरी, एक लाइव और एक इनएक्टिवेटेड और एक सब यूनिट वैक्सीन की। अब बात करते हैं टॉक्सॉइड वैक्सीन। देखिए, कई बार आपने सुना भी होगा और होता भी है कि आपके बॉडी में जब माइक्रोब्स आ जाते हैं तो वो नुकसान नहीं करते, लेकिन वो माइक्रोब्स जब आपके बॉडी में रहते हैं उस दौरान वो कुछ ऐसी प्रोटीन्स बनाते हैं जो आपके बॉडी के लिए नुकसानदेहक है और आपकी इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ एक्शन लेती है। तो वो जो प्रोटीन या पार्ट बनाती है आपके माइक्रोब्स आपके बॉडी के अंदर, उसे हम टॉक्सॉइड कहते हैं। यदि उस टॉक्सॉइड को यूज किया जाए एज ए वैक्सीन तो उसे हम टॉक्सॉइड वैक्सीन कहते हैं। तो यहां पे हम बैक्टीरिया का जो जहरीला प्रोटीन है टॉक्सिन, जो आपकी बॉडी में वो जाके बना रहा है, उसको फॉर्मेलिन में ट्रीट करके डिटॉक्सिफाई कर लेते हैं, ताकि अगर उस टॉक्सिन को हम एज ए वैक्सीन यूज करें तो हमारे इंडिविजुअल की यानी मनुष्य के शरीर में वो साइड इफेक्ट ना करे। तो पहले हम उसको डिटॉक्सिफाई करते हैं, उसके बाद उसे एज ए टॉक्सॉइड वैक्सीन हम यूज करेंगे और इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देंगे। डिप्थेरिया और टेटनस के केस में हमने यही कार्य किया है। अब बात करते हैं कंजुगेट वैक्सीन की। यहां पे हम टॉक्सॉइड प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड दोनों को ऐड कर देते हैं और एज ए वैक्सीन यूज करते हैं। एग्जाम्पल, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाई टाइप बी के केस में हमने ये वैक्सीन प्रिपेयर कर लिया है और अपने इंडिविजुअल्स को, बच्चों को हम देते हैं। अब बात करते हैं डीएनए वैक्सीन। डीएनए वैक्सीन क्या होता है? ये सबसे बेहतरीन वैक्सीन का टेक्निक है वैक्सीनेशन का। तो क्यों बेहतरीन है समझते हैं। अभी देखिए, जितना भी आपने पढ़ा भी उन सब में हमारी इम्यून सिस्टम जब एक्टिवेट होती है तो वो किसी एंटीजन के प्रति होती है, और वह एंटीजन लाइपोपॉलीसेकेराइड या प्रोटीनियस हो सकता है। अब मान लीजिए कि आपको एंटीजन एज ए वैक्सीन यूज करना है, तो एंटीजन का लगातार आपको प्रोडक्शन करना पड़ेगा, बार बार। मान लीजिए कि एक बच्चा है, 1 साल का है, 1 महीने का है, आपने उसको एक एंटीजन दे दिया, मतलब वैक्सीनेट किया उसको। बच्चा का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ, 4 साल बाद या 2 साल बाद ही
बच्चे का इम्यून सिस्टम का सारा मेमोरी सेल्स यूज अप हो गया। अब फिर से उसको वैक्सीनेट करिए, आप फिर से एंटीजन बनाइए और एज ए वैक्सीन उसको फिर से वैक्सीनेट करिए, तब जाके ना बच्चा आपका होगा प्रिपेयर, उसका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा। तो यहां पे एक के बाद एक डोज आपको बैक टू बैक देना पड़ता है। जैसे टेटनस का आपको 3 डोज देना पड़ता है स्टार्टिंग एज में, पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना। इस तरह से क्या है, टॉक्सॉइड का वैक्सीन यानी कि टेटनस का वैक्सीन आपको देना पड़ता है। इसका अर्थ है कि बार बार उसका प्रोडक्शन भी तो करना पड़ेगा आपको। टॉक्सॉइड प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो एज ए एंटीजन कैसे यूज करेंगे आप? तो ये लफड़ा ना हो, इसके लिए हमारे वैज्ञानिकों ने डीएनए वैक्सीन की सोच दी। उन्होंने सोचा कि जो टॉक्सॉइड या एंटीजन प्रोटीन के रूप में है, उसका हम जीन का पता लगाएंगे। उन्होंने उस प्रोटीन को जो एंटीजन की तरह यूज होता है, उसके जीन का पता लगाया, आइसोलेट किया जीन को, और उसको क्या किया हमने, इंडिविजुअल की बॉडी में किसी सेल में इंटीग्रेट कर दिया। यानी कि अगर वह जीन आपके बॉडी के किसी सेल में डीएनए में जाके उसका पार्ट बन जाता है, तो वो डीएनए में जब पार्ट बन जाएगा तो आपके सेल के अंदर जब नॉर्मल प्रोटीन्स बनेगी तो उसी दौरान इस जीन के द्वारा कोडेड प्रोटीन्स भी लगातार बनने लगेंगी और वो सिक्रीट होगी आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में आने लगेगी, और आपका इम्यून सेल्स यानी इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ हमेशा रेगुलर एक्शन लेता रहेगा। ऐसी कंडीशंस में क्या होगा जानते हो, आपकी बॉडी में हमेशा वार की सिचुएशन बनी रहेगी, हमेशा वार होते रहेगी, और वार जब भी होता है तो साइड इफेक्ट्स बहुत सारे होते हैं। वैसे ही आपकी बॉडी में हमेशा वार के कारण इन्फ्लेमेशन होता रहेगा, एलर्जिक रिएक्शंस होते रहेंगे, और आपके शरीर को हमेशा नुकसान पहुंचेगा और आप स्वस्थ नहीं अस्वस्थ रहेंगे। तो डीएनए वैक्सीन का प्लस पॉइंट तो है, उसका माइनस पॉइंट भी बहुत जबरदस्त है। इसलिए हम इसे डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, बहुत ही प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, उसके बाद इसका यूज हम कर सकते हैं। तो डीएनए वैक्सीन आपको लाइफ टाइम वैक्सीनेशन तो प्रोवाइड करता है, लेकिन साथ में ये एक रिस्क फैक्टर भी है, वो भी आपको प्रोवाइड करता है। दूसरी बात, डीएनए वैक्सीन बनाना आसान है और बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। अब बात करते हैं रिकॉम्बिनेंट वेक्टर के बारे में। ये ठीक डीएनए वैक्सीन की तरह है। यहां पे हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया या वायरस का डीएनए लेते हैं एज ए वेक्टर, उसको पहले एटीन्यूएट करते हैं, उसके वाइटल जीन्स को इनएक्टिवेट करते हैं, उसके बाद उस डीएनए में हम अपने पसंद वाला जो एंटीजन वाला जीन है उसको इंटीग्रेट करते हैं और फिर इंडिविजुअल की बॉडी में ट्रांसफर करते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि वो एंटीजन वाला जीन वहां पहुंच जाएगा इंडिविजुअल की बॉडी में और वो प्रोटीन बनाने लगेगा। साथ ही वायरस या बैक्टीरिया का जो डीएनए हमें एज ए कैरियर यूज किया, वो उसका वाइटल जीन एक्टिवेट ना होने के कारण उसकी रेप्लिकेशन रुकी रहेगी, और इस तरह से क्या होगा, पेशेंट की बॉडी में यानी इंडिविजुअल की बॉडी में वो एंटीजन बनने लगेगा और उसके खिलाफ इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसी को हम रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन का नाम देते हैं। यहाँ पे जो हार्मफुल बैक्टीरिया था उसे पहले एटीन्यूएट करके हम क्या करेंगे, हार्मलेस बैक्टीरिया बनाएंगे और उसी में जीन भी अपना इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये सारा तरीका था, ये सारे टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू वैक्सीन डेवलप किए जाते हैं और हम इंडिविजुअल्स को देते हैं ताकि उसका इम्यून सिस्टम इम्यूनाइज हो जाए और वह प्रोटेक्शन की मूड में आ जाए। ओके, अब आज के डेट में जो बीमारी फैली हुई है, आप जानते हैं कोरोना वायरस का जबरदस्त इन्फेक्शन फैला हुआ है आज के डेट में। इस इन्फेक्शन से बचने के लिए भी हमारे जो रिसर्चर्स हैं, हमारे जो साइंटिस्ट हैं, वो दिन रात यही टेक्निक यूज कर रहे हैं। इन्हीं में से टेक्निक को यूज करके वो कोशिश में लगे हैं दिन रात की कोई वैक्सीन बना ले और वो वैक्सीन पूरे मानव जाति को प्रोटेक्ट कर पाए। तो यही सारा टेक्निक है जिनको यूज करके वैक्सीन बनाने का कार्य किया जा रहा है। हाँ, एक बात और है कि हर टेक्निक हर माइक्रोब्स पे लागू नहीं होती, हर माइक्रोब्स में ये सारे टेक्निक यूज नहीं किए जा सकते हैं। तो यहां पे ये सारी चीजें भी ध्यान में रखना होता है रिसर्चर और साइंटिस्ट को कि कौन से टाइप का टेक्निक हम यूज करें तो उस माइक्रोब्स का वैक्सीन तैयार हो सके और उसे यूज किया जा सके ह्यूमन सेफ्टी में। तो ये सारा टॉपिक था आज का इम्यूनाइजेशन का, जिसमें हमने ये जाना कि इम्यूनाइजेशन क्या होता है, हमने ये भी जाना कि इसके कितने टाइप्स होते हैं, हमने ये जाना वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीन कितने प्रकार के होते हैं, उनको कैसे बनाया जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में मैं फिर से आपके सामने हाजिर होऊंगा एक नए टॉपिक इम्यून सिस्टम का लेके। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।